चलो, आज हम लोग समझेंगे थोड़ा ट्रैफिक के फ्लो को। ट्रैफिक किस तरीके से फ्लो बनेगा। ठीक है। तो मान लो ये आपका कुबरनेटिस का क्लस्टर आपने बना के रखा है। ये मान लो आपका क्या है, कुबरनेटिस का क्लस्टर है। ये पूरा, और ये पूरा का पूरा क्लस्टर आपको एक जगह पे क्या दिखता है, तो होता है। और ये सारी चीजें क्लस्टर के अंदर आपकी एडेड है। तो यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो कैसे बनेगा। मान लो अगर मेरे को कोई अपनी एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करनी है इसके अंदर, कैसे होगा। और एप्लीकेशन मेरी बेस है फ्रंट एंड। किस टाइप की एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटा। तो सबसे पहले हमारा जो डेवलपर होगा, क्या होगा, हमारा जो डेवलपर होगा वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन की क्या कर रहा होगा, कोडिंग। क्या कर रहा होगा, कोडिंग कर रहा होगा। कोडिंग के बाद उसे कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद फिर हमारी डॉकर की टीम क्या करेगी, कोड को बिल्ड करेंगे। फिर बिल्ड करने के बाद फिर डॉकर फाइल लिखी जाएगी। डॉकर फाइल के थ्रू इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और इस इमेज को हम लोग रजिस्ट्री सर्वर पे अपलोड करेंगे। कहाँ करेंगे, इस इमेज को हम लोग रजिस्ट्री सर्वर पे अपलोड करेंगे। रजिस्ट्री सर्वर पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। उसके बाद जो भी रजिस्ट्री सर्वर होगा, इस रजिस्ट्री सर्वर का हम अपने क्लस्टर के साथ एक्सेस करवा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्यूबरनेटिस में आएंगे और यहाँ पर फ्रंट एंड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट की YAML फाइल राइट करेंगे। क्या करेंगे, YAML फाइल राइट करेंगे।
तो अगर जरा एग्जाम्पल दिखाऊं, यामल फाइल फ्रंट एंड की। ये रही। इसके अंदर देखो, अभी इमेज ये है। क्या है? इमेज ये है, लेकिन कंपनी के अंदर ये नहीं होगा। ये मेरा प्राइवेट रजिस्ट्री सर्वर है डॉकर के ऊपर। ये होगा। अगर मैं इस यामल फाइल को उठाऊं और नोट पैड खोलूं, इमेज ये है। क्या होगा इमेज? ये होगा। इस YAML फाइल में क्या लिखा है कि ये डिप्लॉयमेंट बनाएगा। उस डिप्लॉयमेंट की 3 कॉपी, मतलब 3 पॉड लाएगा। उन तीनों पॉड में कंटेनर डालेगा और कंटेनर के अंदर ये इमेज होगी। तो क्या होगा? हमने बनाया डिप्लॉयमेंट। क्या बनाया? डिप्लॉयमेंट। क्या बनाया हमने यहाँ पर? डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्यों हमने कितनी कॉपी दी? 3 कॉपी दी। कितनी कॉपी दी? 3। तो जब डिप्लॉयमेंट को हमने 3 कॉपी दी तो क्या होगा बैकएंड में? बैकएंड में एक RS बनेगा। RS स्टैंड फॉर रेप्लिका सेट। तो डिप्लॉयमेंट क्या बोलेगा? RS बनाएगा और RS को कहेगा कि आप 3 कॉपी लाओ, पॉड की 3 कॉपी क्रिएट करके दो। तो अब RS 3 पॉड बनाएगा। कहाँ बनाएगा? नोड में। कौन से नोड में पता नहीं, अपने अकॉर्डिंग देखेगा। मान लो एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, या एक में ही सारे बना दिया। ऐसे भी कर सकते हैं शेड्यूलर के भी आप। समझ आई? उसके बाद अब क्या होगा? हर पॉड को अपनी अपनी IP मिल जाएगी। उसके बाद डिप्लॉयमेंट के आगे बनेगी सर्विस, जिसको हम कहते हैं क्लस्टर IP।
आगे बनेगी क्या? क्लस्टर आईपी। क्या बनेगी? क्लस्टर आईपी। क्लस्टर आईपी क्या करेगा? क्लस्टर आईपी जब हम लोग बनाएंगे तो डिप्लॉयमेंट की बनाएंगे, तो क्लस्टर आईपी क्या करता है कि डिप्लॉयमेंट के अंदर जो आरएस है, आरएस के बैकएंड में जितने पॉड हैं, उन सारे पॉड की आईपी को अपने अंदर ऐड कर लेता है। मान लो इस वाले पॉड की आईपी ये है, मान लो इस पॉड की आईपी ये है, मान लो इस पॉड की आईपी ये है, तो इन सारे पॉड की आईपी को अपने अंदर क्लस्टर आईपी ऐड कर लेता है। और इस क्लस्टर आईपी को एक आईपी असाइन हो जाती है। मान लो इसको एक आईपी असाइन हुई है, 20.10.8.100.2 या 90। तो ये जो क्लस्टर आईपी है, इसके बैकएंड में तीनों पॉड की आईपी एडेड है। और ये क्लस्टर आईपी जो है, ये लोड बैलेंसर का काम करेगा। मतलब अगर इन पॉड में चल रही एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, चाहे बैकएंड को एक्सेस करना है या डेटाबेस को या पब्लिक को, तो पब्लिक कोई एक एक पॉड की आईपी को हिट ना मारे, वो क्लस्टर आईपी को हिट मारे, क्लस्टर आईपी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करे। ये लोड बैलेंसर का काम करेगा, पॉड का। कल को कोई पॉड डिलीट हो जाता है और दोबारा नया पॉड क्रिएट होता है, तो उसकी नई आईपी आएगी, तो वो भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा अपने आप। क्यों ऐड हो जाएगा? क्योंकि ये पॉड किसके अंदर है? आरएस के अंदर। ये आरएस किसके अंदर है? डिप्लॉयमेंट के अंदर। डिप्लॉयमेंट के आगे क्या लगा हुआ है? क्लस्टर आईपी। तो डिप्लॉयमेंट के आगे जो भी क्लस्टर आईपी होगा, उस डिप्लॉयमेंट के अंदर के सारे पॉड उससे जा जाके कनेक्ट हो जाएगा। ये एक सिस्टम बनाया गया है क्यूबरनेटिस में इस तरीके से कि किसी को दिक्कत ना हो पॉड तक आने में और जाने में। समझ आई? रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। हाँ हाँ। सबको। यस सर। एक मिनट। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। आपने बोला कोई पॉड डिलीट होगा तो दूसरा पॉड अगर आ जाएगा तो वो क्लस्टर आईपी से जाके ऐड हो जाएगा। इसका मतलब पॉड से कोई लेना देना नहीं है कि अगर पॉड डिलीट होती है तो क्या होना है, क्योंकि पॉड कहाँ बना हुआ है? आरएस के अंदर। आरएस क्या करता है? कोई पॉड भी डिलीट होगी तो वापस से रिक्रिएट कर दिया करेगा, उसको नहीं, नया पॉड ला दिया करेगा। और नया पॉड की अगर नई आईपी आएगी तो आपके क्लस्टर आईपी से जाके ऐड हो जाएगी, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी फिर तो। सिस्टम ऐसा बन गया है। लेकिन अगर किसी ने क्लस्टर आईपी डिलीट कर दी तो क्या होगा? अगर किसी ने
क्लस्टर आईपी उड़ा दी तो क्या होगा? तो अगर किसी ने क्लस्टर आईपी उड़ा दी और ये क्लस्टर आईपी आगे आप यूज कर रहे थे और दोबारा क्लस्टर आईपी आप बनाओगे तो क्या होगा? नई आईपी आएगी तो दिक्कत आ जाएगी। यहां तक का प्रॉब्लम तो हो गया, बट आगे क्या होगा? समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर भाई? आगे क्या होगा? डीएनएस होगा, लोड बैलेंसर होगा, सब होगा ना आगे जाके। एक्सटर्नल लोड बैलेंसर होगा। ये तो इंटरनल लोड बैलेंसिंग कर रहा है, पॉड की कर रहा है, क्लस्टर के अंदर कर रहा है। ट्रैफिक तो बाहर से ही आएगी ना, इंटरनेट से। ट्रैफिक तो इंटरनेट से आएगी। और इंटरनेट से ट्रैफिक क्लस्टर में कैसे घुसेगी? यहाँ पे कोई एक्सटर्नल डीएनएस होगा पहले, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर होगा। तो डेफिनेटली है कि ये इंटरनल लोड बैलेंसर की मैपिंग तो आप करोगे ना कहीं। और मान लो इसकी मैपिंग आपने आगे कर रखी हो, कल को ये डिलीट हो गया और दोबारा आया तो आप क्या करोगे? दोबारा मैपिंग करोगे। काम रुक जाएगा सर। क्या? सर काम रुक जाएगा, यानी कोई भी कनेक्टिविटी तो टूट ही जाएगी और पूरा पार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो क्या कंपनी क्या करती है? कंपनी क्लस्टर के अंदर एक इंटरनल डीएनएस सर्विस चल रही होती है। क्या चल रही होती है? इंटरनल डीएनएस। क्लस्टर के अंदर इंटरनल डीएनएस होती है, जिसका नाम है, कौन बताएगा क्या नाम है? क्या चल रही होती है? इंटरनल डीएनएस। जिसको हम लोग बोलते हैं कोर डीएनएस। क्या कहते हैं? कोर डीएनएस। क्या बोलते हैं? कोर डीएनएस। तो होता क्या है इसमें, देखो। आपने डिप्लॉयमेंट बनाई होगी तो डिप्लॉयमेंट का नाम आपने रखा होगा। मान लो हमने डिप्लॉयमेंट का नाम रखा है फ्रंट एंड। क्या रखा है डिप्लॉयमेंट का नाम? फ्रंट एंड। फिर आपने क्लस्टर आईपी बनाई होगी तो क्लस्टर आईपी का नाम आपने रखा होगा। मान लो मैंने क्लस्टर आईपी का नाम रखा है मैंने फ्रंट एंड। अब कोड डीएनएस क्या कहता है? कोड डीएनएस का बाय डिफॉल्ट नाम होता है, जो डिफॉल्ट नेम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। डिफॉल्ट नेम होता है svc.cluster.local। ये कभी चेंज नहीं होता है। अब ये कहता है कि जिस भी क्लस्टर आईपी का क्लस्टर आईपी के साथ आप कोड डीएनएस क्रिएट करते हो तो नाम बन जाता है क्या? नाम बन जाता है आपके क्लस्टर आईपी का नेम। क्लस्टर आईपी का नेम क्या है? फ्रंट एंड। उसके बाद डॉट, उसके बाद जिस नेम स्पेस में है
वो नेम स्पेस ऐड हो जाता है, और फिर डॉट, और ये एसवीसी डॉट लोकल, क्लस्टर डॉट लोकल, ये तो सेम ही रहता है। तो कहा जाता है कि किसी भी क्लस्टर आईपी का आप कोड डीएनएस क्रिएट करें, क्रिएट करना नहीं होता, ऑटोमेटिक बन जाता है। और उसका नाम क्या होता है, फ्रंट एंड डॉट। फ्रंट एंड क्यों हुआ, क्योंकि क्लस्टर आईपी का नाम डिफॉल्ट क्यों आया, क्योंकि जिस नेम स्पेस में है और बाकी चीजें सेम रहती हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि कल को क्लस्टर आईपी डिलीट भी हो जाती है, तो जब आप दोबारा क्लस्टर आईपी बनाओगे तो आप सेम नाम ले लेना और सेम नेम स्पेस, तो वापस से नेम वही हो जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि आगे अगर आप कोई चीजें पास कर रहे हो तो क्लस्टर आईपी मत करो, नाम पास कर दो। तो नाम जो आगे पास करते हो, जिसकी इंटीग्रेशन आगे हो चुकी है, तो कल को क्लस्टर आईपी डिलीट भी होगी तो आगे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसी नाम से बना देंगे तो वही नाम आ जाएगा। समझ आई? हाँ जी। हाँ सर। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे यहां पर लगता है, अब कंपनी यहां पे लगाती है इंग्रेस कंट्रोलर। क्या लगाती है? इंग्रेस कंट्रोलर। इंग्रेस कंट्रोलर, यहां पे कंपनी क्या लगाएगी? इंग्रेस कंट्रोलर। इंग्रेस कंट्रोलर का मतलब क्या होता है कि बाहर से कोई ट्रैफिक अगर क्लस्टर के अंदर घुस जाए तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करें। बाहर से कोई ट्रैफिक क्लस्टर के अंदर अगर घुस जाए तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करें। तो अब इंग्रेस कंट्रोलर के अंदर डिफाइन होता है राउटिंग। क्या डिफाइन होता है? राउटिंग। राउटिंग में डिफाइन यहां पर फिर हम लोग करते हैं कि अगर कोई डब 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 या कोई डब 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 XYZ.com ट्रैफिक लगा कर आए यूआरएल पे, तो उसे इधर सेंड कर दें। ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे। जैसे एक प्रोजेक्ट तो ये बन गया, एक और कोई प्रोजेक्ट आ गया HDFC का, तो हमने उस HDFC का डिप्लॉयमेंट बनाया, फिर उसकी क्लस्टर आईपी, फिर उसका कोड डीएनएस, फिर यहाँ पे रूल डिफाइन कर दिया कि कोई www.hdfc.com लगा कर है तो उसे उधर भेजना। तो बाहर से आने वाली ट्रैफिक अगर क्लस्टर पे आती है तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? इंग्रेस कंट्रोल। ये सारा खेल हो गया हमारा क्लस्टर के अंदर का। सारा खेल कहाँ का हो गया? ये सारा खेल है हमारा क्लस्टर के अंदर का। समझ आई? हाँ। अब क्लस्टर के बाहर की बात करें, क्योंकि ट्रैफिक तो पब्लिक से ही आएगी, तब कंपनी यहाँ पे लगाती है एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। क्या लगाती है? अब कंपनी यहाँ पे लगाती है एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। क्या लगाती है? यहाँ पे लगाएगी एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। अब मुझे आप लोग बताओगे एक्सटर्नल लोड बैलेंसर क्या है? देखो मैं जो बता रहा हूँ
ये ही होना है कंपनी में, आप जाके करने वाले। क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंटों को ये चीजें करके दी हैं, और मैंने जितने भी कंपनियों में देखे हैं सबकी रिक्वायरमेंट यही आती है, यही चाहिए हमें पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट। पता हो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर, सुना तो होगा कभी, क्या होता है? सर जो नोड ग्रुप के ऊपर लगता है नंबर ऑफ वीएम। नाम बताओ, एक आदि का नाम बता दो मेरे को। क्लासिक है सर, नेटवर्क लोड बैलेंसर है और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। और और ये F5, AWS का एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, एजूर का अपना लोड बैलेंसर। तो कोई भी आप ले सकते हो, AWS का ले सकते हो, AWS का नेटवर्क लोड बैलेंसर ले लो, एप्लीकेशन जो भी ले लो, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। अब उस एक्सटर्नल लोड बैलेंसर आपने क्रिएट कर लिया। अब आप उसको मैप्ड करोगे इंग्रेस कंट्रोलर के साथ। लेकिन इंग्रेस कंट्रोलर के साथ मैप कैसे करोगे, क्योंकि इंग्रेस कंट्रोलर खुद अपने आप में एक सर्विस है जो पॉड के अंदर चल रही है। तब कंपनी में हम लोग क्या करते हैं, इंग्रेस कंट्रोलर को हम लोग क्लस्टर के कोई 2 नोड या 3 नोड डेडिकेट कर देते हैं। इंग्रेस कंट्रोलर के जो पॉड चलेंगे वो इस 2 नोड में रहेंगे। तो इंग्रेस कंट्रोलर का अपना यहाँ पे पॉड चल रहा है, ठीक है, उनकी अपनी डिप्लॉयमेंट चल रही है, उनकी अपनी क्लस्टर आईपी है, उसका अपना कोड डीएनएस है। तो ये इंग्रेस कंट्रोलर यहाँ चल रहा है। लेकिन अब ये नोड की आईपी होगी, क्या होगी, नोड की आईपी होगी। ये नोड की आईपी होगी, ये नोड की आईपी होगी। तो मान लो नोड की आईपी ये है, इस नोड की आईपी ये है, मान लो 192.168.100.10 है। इस नोड की आईपी क्या है, 192.168.100.10। और हम क्या करेंगे, इस आईपी के साथ एक पोर्ट मैपिंग कर देंगे। जैसे ये सेम पोर्ट इधर भी मैप करा दिया। उसके बाद अपने क्लस्टर पे इनकी दोनों की आईपी हम इस एक्सटर्नल लोड बैलेंसर पे लाके ऐड करते हैं। और ये नोड की आईपी इस कोड डीएनएस से, इसके कोड डीएनएस से कनेक्ट हो जाएगी। और ये एक्सटर्नल लोड बैलेंसर है जिसकी आईपी है फॉर एग्जांपल 100.10.102. और इस एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के आगे हम लोग लगाएंगे एक्सटर्नल डीएनएस। क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल डीएनएस होगा। और एक्सटर्नल डीएनएस पे फिर हम लोग फाइनल एंट्री करेंगे, www.technicalcloudknowledge.com। ये इस तरीके। समझ आई?
तो अब लोग क्या करेंगे? ट्रैफिक कहाँ आएगी? हमारे ये कस्टमर है, ये अपना हिट करेगा www.technicalcloudknowledge.com ट्रैफिक वाया इंटरनेट। यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये देखेगा अच्छा दो नोड है, तो इस नोड को ट्रैफिक भेज देगा। ये जाएगा इंग्रेस कंट्रोलर के कोडीएनएस में, कोडीएनएस से क्लस्टर आईपी, क्लस्टर आईपी मैप्ड होगी इसके साथ, ट्रैफिक यहाँ तक पहुंचाती। अब ये क्या है? सॉरी, क्लस्टर आईपी ने गलत बोल दिया। ये तो इंग्रेस कंट्रोलर के पास है, इंग्रेस कंट्रोलर के पास आ गया। इंग्रेस कंट्रोलर पे आपने रूल डाला है। क्या डाला है? रूल आपने डाल के रखा है कि अच्छा www.technicalcloudknowledge.com लगा कर कोई आए, तो उसको आपने रूल ऐसा डाला कि उसकी मैपिंग आपने इसके साथ कर दी। तो फिर इसके पास आएगी, इससे यहाँ आएगी, यहाँ यहाँ तक पहुंच जाएगी। ये बनता है फाइनल ट्रैफिक का फ्लो। समझ आई? इतना क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट पॉइंट, ये आपने फ्रंट एंड बनाया है, अब बैक एंड आपको बनाना है, तो क्या करोगे? तो बैक एंड के लिए फिर आप बनाओगे डिप्लॉयमेंट। बैक एंड के लिए फिर आप बनाओगे डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट बनाया आपने, जैसे बैकएंड के लिए मैंने डिप्लॉयमेंट बना लिया, उसकी आरएस बनेगी। अभी आरएस का यूज केस बताऊंगा। आरएस के अंदर आपने 3 कॉपी मांगी है। ये बनाया आपने उसका डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के अंदर आरएस, आरएस के अंदर आपने 3 कॉपी बनाई, तो 3 पॉड फटाफट बन गए। फिर आप उस डिप्लॉयमेंट का बनाओगे क्लस्टर आईपी। ये उसकी क्लस्टर आईपी बन गई मान लो। फिर क्लस्टर आईपी का आपने बनाया क्या? कोडीएनएस। ये कोडीएनएस हो गया। ठीक है, बस। तो बैकएंड बाहर नहीं जाना, तो उसको इतना ही रखो, कोडीएनएस तक ही रखो, बाहर नहीं जाएगा ना बैकएंड। फिर आपने बनाया एक और डिप्लॉयमेंट फॉर द डेटाबेस, उसकी भी आरएस बनाई, उसकी भी आपने क्लस्टर आईपी बनाई, उसका भी आपने कोडीएनएस बनाया। बाहर डेटाबेस भी नहीं जाएगा, तो कोडीएनएस तक ही रखो, बस। तो मान लो मेरा बैकएंड का कोडीएनएस एड्रेस क्या बनेगा? मेरे बैकएंड का कोडीएनएस एड्रेस क्या बनेगा? बैकएंड, क्योंकि जिस हिसाब से नाम लूंगा वैसे ही बनेगा। क्या बनेगा? बैकएंड डॉट डिफॉल्ट डॉट एस वी सी डॉट क्लस्टर डॉट लोकल। ये बन जाएगा क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग। और डेटाबेस का क्या बन जाएगा? डेटाबेस का बन जाएगा मेरा डाटाबेस डॉट डिफॉल्ट डॉट एस वी सी डॉट क्लस्टर डॉट लोकल। ये बन गया।
ठीक है। अब कल को चाहे बैकएंड का कुछ डिलीट हो जाए, चाहे डेटाबेस का कुछ डिलीट हो जाए, चाहे फ्रंट एंड का कुछ डिलीट हो जाए, और डिलीट होगी उनकी आईपी डिफरेंट डिफरेंट भी आए, कोई टेंशन नहीं लेनी, आप सिर्फ इस नाम को पकड़ के चलना, बस इसी नाम के बनाते रहना, कभी नहीं बदलेंगे ये नाम। तो कल को आपने देखा है, इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि डिप्लॉयमेंट से पहले डिजाइनिंग हो जाती है। डिप्लॉयमेंट से पहले आर्किटेक्चर की डिजाइनिंग हो जाती है, उसकी यामल फाइल राइट हो जाती है। और जब आप देखो ये कैसे हो रहा है, जब आपको पता ही नहीं है कि आपका डेटाबेस अभी बना ही नहीं है, तो डेटाबेस का आईपी ही आपके पास नहीं है, तो आप इंटीग्रेट कहाँ से कर पा रहे हो? आपका बैकएंड बना ही नहीं है, तो आपको कहाँ से पता आईपी क्या आएगी? उसकी इंटीग्रेशन आप कैसे कर पा रहे हो? फ्रंट एंड की इंटीग्रेशन आप कैसे कर पा रहे हो? तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट्स लगाने से पहले ही हम लोग यामल फाइल पे सब कुछ डिजाइन कर लेते हैं कि ये हमारा फ्रंट एंड है, इसके बैकएंड में ये बैकएंड इंटीग्रेट होगा, ये हमारा बैकएंड है, इसमें ये डेटाबेस इंटीग्रेट होगा। और डेटाबेस बना ही नहीं है तो कहाँ से इंटीग्रेट कर पा रहे हो? विद द हेल्प ऑफ कोर डीएनएस। क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा फ्रंट एंड का एड्रेस ये रखूंगा, मैं कल को मैं बनाऊंगा तो यही आएगा, मेरा बैकएंड ये है, डेटाबेस ये है। तो पहले ही सारी डिजाइनिंग हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कोर डीएनएस। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। तो मेरी फ्रंट एंड की जो डिजाइनिंग होगी वहां पर मैंने बोला कनेक्ट टू बैकएंड। बैकएंड का एड्रेस क्या है मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि मैं कल को बैकएंड जब मैं बनाऊंगा तो इस नेम इसमें बनाऊंगा और ये नाम यूज करूंगा तो यही नाम आएगा। तो मैं वही नाम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देता हूँ, पहले ही कर दिया सेटअप करने से पहले। ऐसे ही बैकएंड में मुझे डेटाबेस इंटीग्रेट करना है। अब डेटाबेस मेरा बना ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कल को डेटाबेस बनाऊंगा, तो मैं नाम रखूंगा डेटाबेस और नेम स्पेस रखूंगा डिफॉल्ट। तो उसका नाम बन के आएगा डेटाबेस डॉट डिफॉल्ट डॉट एसबीसी डॉट क्लस्टर डॉट लोकल। वो कर दिया मैंने। कल को मैं पेमेंट गेटवे लगा रहा हूँ, तो पेमेंट गेटवे का भी डिप्लॉयमेंट बनेगा मेरा, उसकी भी क्लस्टर आईपी बनेगी, उसका भी कोड डीएनएस बनेगा, तो मैं वो नाम इंटीग्रेट कर देता हूँ। अब पेमेंट गेटवे कितने सारे, गूगल पे, फोन पे, सारा कुछ, इसी को तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कहते हैं। समझ आई? यस सर। क्लियर है? हाँ। उसके बाद आरएस की बात करते हैं। आरएस का क्या यूज केस है, डिप्लॉयमेंट का क्या यूज केस है? देखो, आपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट किया वर्जन 1, तो आरएस ने क्या किया, वर्जन 1 के 3 पॉड बना लिए। कल को आपको अपग्रेड करना है, क्या करना है, एप्लीकेशन अपग्रेड करना, वर्जन 2 डेवलप कर दिया गया, तो आप डिप्लॉयमेंट को आओगे और आप बोलोगे कि वर्जन 2 डिप्लॉय कर दो। तो डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, अपने बैकएंड में दोबारा नया आरएस बनाएगा। क्या बनाएगा? नया आरएस बनाएगा, और उस नया आरएस में नया पॉड बनाएगा, उस पर नया एप्लीकेशन डालेगा। उसके बाद अब डिप्लॉयमेंट के पास बैकएंड में 2 आरएस हो गए, एक पुराना वाला एक नया वाला। पुराने वाले में पुरानी एप्लीकेशन के पॉड है, नए वाले में नए के। अब वो क्या करेगा, डिप्लॉयमेंट ने जो कनेक्शन बना रखा है पुराने वाले से कनेक्शन हटा के नए वाले से कनेक्शन बना लेगा। क्या करेगा, नए वाले से कनेक्शन बना लेगा। अब जब इसने नए वाले से कनेक्शन बना लिया, तो फायदा क्या हुआ, नई एप्लीकेशन अपडेट हो गई, फिर आगे की चीजें सब सेम रहेंगी। समझ आई? हाँ जी। कम करो।
रिप्लाई करो यार, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। ये साल करेगा बच्चे। कुछ लोग तो इस क्लास में ऐसे ज्वाइन करते हैं कि कुछ बोलना ही नहीं है। मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, जो ट्रेनर अच्छा है ना, वो रिस्पॉन्स चाहता है ऑडियंस से। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते तो मेरे को बोर मारता है। मैं आपको देखो क्लियर बता रहा हूँ। फिर मेरे को जो चीज़ बतानी होगी ना, फिर मैं वो चीज़ नहीं बताऊँ। मैं ऊपर ऊपर से खींच के लेके चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा आप रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे तो मैं मोटिवेट कैसे हूँ। तो मेरे से नहीं, कभी भी क्लास करो तो ट्रेनर को रिस्पॉन्स करो। ये नहीं होता कि आपने फीस दे दी आप ट्रेनर ही बोले जाए। क्योंकि क्लास का मतलब होता है स्टूडेंट टीचर के बीच में बॉन्डिंग बनना चाहिए। बॉन्डिंग कैसे बनेगी? जब आप कंफर्म करोगे मैंने कोई चीज़ डिलीवर की, आप बोलो यस समझ आया, तो मेरे को मोटिवेट होगा अगर मैंने अपने 5 मिनट जो कंटिन्यू टॉपिक को बोला वो आपको समझ का आ गया। ये मैं आपको मूल मंत्र दे रहा हूँ। अगर आप किसी ट्रेनर के अंदर से पूरी चीजें निकालवाना चाहते हो कि यार पूरी चीजें बता दो, तो बराबर रिस्पॉन्स करके चलो हमेशा। मेरे पास बाहर की कंट्री के लोग आते हैं, एक एक सेकंड में रिस्पॉन्स करते हैं, एक एक सेकंड में। इवन वो रात को 3 बजे लॉग इन करके बैठते हैं फिर भी। मेरे इधर 10 बज रहा होता है तो उनका उधर 3 बजे का रात हो रहा हो। चलो, अब ये जो यहाँ पे मैंने आपको जो डिप्लॉयमेंट बताया, ठीक है, डिप्लॉयमेंट, इस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर क्या है? एक प्रकार से ये पॉड का कंट्रोलर है। कंट्रोलर, कंट्रोलर का मतलब होता है कि ये जो पॉड आपके बने ना, ये पॉड, इन पॉड को कुछ भी होगा ये ऑटोमेटिक रिक्रिएट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये किसी कंट्रोलर के ऊपर लगे हुए हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि टाइप्स ऑफ कंट्रोलर की, क्या करें? टाइप्स ऑफ कंट्रोलर। क्योंकि यहां पर मैंने अभी आपको सिनेरियो में जो मैंने आपको बताया, फ्रंट एंड के लिए भी सेम कंट्रोलर लगा दिया, बैक एंड के लिए भी सेम कंट्रोलर लगा दिया, और डेटाबेस के लिए भी सेम कंट्रोलर लगा दिया, बट डेटाबेस का कंट्रोलर अलग होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंट्रोलर की बात करें, तो कंट्रोलर नंबर 1, रेप्लिकेशन कंट्रोलर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में आरसी बोलते हैं। रेप्लिकेशन कंट्रोलर। सेकंड, रेप्लिका सेट। थर्ड, डिप्लॉयमेंट। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या है? ये पॉड को कंट्रोल करता है। क्या करता है? पॉड को कंट्रोल करता है। रेप्लिका सेट भी करता है, डिप्लॉयमेंट भी करता है। ऐसे ही फोर्थ है डीमन सेट। ऐसे ही है स्टेटफुल सेट। तो स्टेटफुल सेट ये यूज होता है फॉर द डेटाबेस। क्या होता है? फॉर द डाटाबेस पर्पज के लिए। अगर आप डेटाबेस के ऊपर कंट्रोलर लगाना चाहते हो कि कल को डेटाबेस का पॉड ऑटोमेटिक रिक्रिएट हो जाए, तो आप यूज करोगे क्या? स्टेटफुल सेट। रेप्लिकेशन कंट्रोलर ओल्डर वर्जन, रेप्लिका सेट न्यू वर्जन है, बट सबसे लेटेस्ट है डिप्लॉयमेंट। और डिप्लॉयमेंट के अंदर इनबिल्ट फीचर में आपको रेप्लिका सेट मिल जाता है। डिप्लॉयमेंट के अंदर इनबिल्ट फीचर है रेप्लिका सेट का। रेप्लिका सेट इसमें आपको अपने आप मिल जाता है। तो जैसे हमने डिप्लॉयमेंट बनाया, तो देखो आरएस क्या है? रेप्लिका सेट। ये अपने आप बना है, मैंने बनाया नहीं है। वो डिप्लॉयमेंट के अंदर इनबिल्ट फीचर है। इसका मतलब
पहले मार्केट में रेप्लिकेशन कंट्रोलर आया, फिर रेप्लिका सेट आया। रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट में क्या डिफरेंस है ये समझ जाओ बस। हमारा जो डिप्लॉयमेंट होता है, जो कंट्रोलर होता है, ये पॉड को कंट्रोल कर रहा होता है। क्या कंट्रोल कर रहा होता है कि ये कल को कुछ हो जाए तो मैं रिक्रिएट करूंगा। लेकिन कंट्रोल किस बेस पे करता है? कंट्रोल करता है ये लेबल और सेलेक्टर के बेस में। अब लेबल और सेलेक्टर क्या होता है? लेबल और सेलेक्टर कुछ नहीं होता, हैश टैग होता है, टैगिंग होती है। जैसे मैंने इसको टैग दे दिया, ये पॉड डेवलपमेंट के हैं, ये पॉड डेवलपमेंट के हैं, ये डेवलपमेंट के हैं, तो इसको एक टैग लगा दिया, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। तो कंट्रोलर पे जाके मैंने क्या बता दिया कि आप पूरे क्लस्टर के अंदर तो बहुत सारे पॉड होंगे ना, 1000 होंगे, 2000 होंगे। मैंने कंट्रोलर को बोला कि आपको ऐसे पॉड को कंट्रोल करना है जिसपे लेबल क्या लगा है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। तो जो कंट्रोलर होता है वो पॉड को कंट्रोल करता है लेबल एंड सेलेक्टर के बेस में। तो यहां पर मैं कंट्रोलर में क्या बताऊंगा, सेलेक्टर वैल्यू कि सेलेक्टर कीवर्ड डालूंगा और बोलूंगा कि आप ऐसे पॉड को सेलेक्ट करो कंट्रोल करने के लिए जिसपे लेबल डेवलपमेंट लगाओ, दैट्स इट। लेकिन रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या कहता है कि मेरे अंदर जो सेलेक्टर की वैल्यू आप डिफाइन करोगे वो एक जैसा ही बता सकते हो, दो नहीं बता सकते, तीन नहीं बता सकते। एक जैसा का मतलब, कल को मेरे पास डेवलपमेंट के अलावा प्रोडक्शन के पॉड भी हैं, प्रोडक्शन टैग वाले पॉड भी हैं, टेस्टिंग टैग वाले पॉड भी हैं। अब मैं चाहता हूं कि सारे टैग वाले पॉड एक ही कंट्रोलर कंट्रोल कर ले। तो ये इम्पॉसिबल है रेप्लिकेशन कंट्रोलर के केस में, क्योंकि रेप्लिकेशन कंट्रोलर कहता है मैं एट द मोमेंट ऑफ टाइम एक ही हैशटैग वाले पॉड को कंट्रोल करूंगा, दो दो नहीं कर सकता। लेकिन रेप्लिका सेट क्या कहता है, मैं मल्टीपल कर लेता हूं। तो यही दोनों में डिफरेंस है। फिर बाद में मार्केट में डिप्लॉयमेंट आया। डिप्लॉयमेंट क्यों आया? क्योंकि रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट में रोलिंग अपडेट एंड रोल आउट के फीचर्स नहीं हुआ करते थे। रोलिंग अपडेट रोल आउट का मतलब कि कल को मुझे एप्लीकेशन अपग्रेड करना है या डाउनग्रेड करना है तो वो फीचर्स नहीं मिलते थे। तो डिप्लॉयमेंट आया तो उसपे ये फीचर्स आपको मिल गए कि रन टाइम में आप रोलिंग अपडेट एंड रोल आउट दोनों कर सकते हो। लेकिन डिप्लॉयमेंट के साथ उन्होंने आरएस इनबिल्ट करके दे दिया। क्यों करके दे दिया? क्योंकि रोलिंग अपडेट रोल आउट का काम ये करेगा और कंट्रोल का काम ये करेगा, ऐसा। डीमन सेट क्या है? डीमन सेट का मतलब देखो क्या होता है। मान लो आपको क्लस्टर के अंदर कोई ऐसी एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है जिसके हर एक पॉड हर एक नोड में आप चाहते हो। क्योंकि रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका सेट, डिप्लॉयमेंट, ये इनको आप बता दो कि मेरी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दो और मेरे को 10 पॉड की कॉपी दे दो। तो अब उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 10 पॉड कैसे भी चला के देना। तो हो सकता है वो एक ही नोड में 10 पॉड चला दे या 4 नोड में 10 पॉड चला दे, बाकी के नोड खाली रख दे। वो अपनी शेड्यूलर के बिहाफ पे चल रहा होता है। लेकिन मान लो आपने कोई एक ऐसी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करनी है जिसकी पॉड की हर एक कॉपी हर एक नोड में आपको चाहिए, जैसे मॉनिटरिंग सर्विस। अब मॉनिटरिंग सर्विस में क्या होता है, मान लो आप मॉनिटरिंग सर्विस कंटेनराइजेशन के थ्रू डिप्लॉय कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप सोचोगे कि हर नोड में एक एक उसकी पॉड होने चाहिए, क्योंकि लॉग्स तभी तो लाके फेंकेगा मैट्रिक्स। और उस और चाहते हो कि वो पॉड अगर डिलीट हो तो रिक्रिएट भी ऑटोमेटिक हो जाए, तो कंट्रोलर चाहिए। अगर कंट्रोलर एप्लीकेशन कंट्रोलर यूज करते हो, रेप्लिका सेट यूज करते हो या डिप्लॉयमेंट यूज करते हो, तो आपकी डिजायर वैल्यू तो कर देंगे कंप्लीट, डिलीट को वापस रिक्रिएट तो कर देंगे, बट आपको कभी ये सिक्योरिटी नहीं देते हैं कि हर नोड में एक एक पॉड हम रखेंगे, नहीं। वो बोलते हैं हम अपने व्याप में रखेंगे, हमारे हमें को लगता है कि एक ही नोड में सारे पॉड आ जाएंगे तो हम वहां रख देंगे, चार में आएंगे तो चार पे रख देंगे, कुछ को खाली रख देंगे, ऐसा करते हो। लेकिन मेरी डिमांड क्या है, मुझे को डिजायर वैल्यू भी चाहिए और हर नोड में एक एक कॉपी चाहिए। तो आपको यूज करना पड़ेगा डीमन से। एग्जाम्पल के लिए मॉनिटरिंग सर्विस, और स्टेटफुल यूज होता है फॉर द डेटाबेस के लिए। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. So, जी। so the daemon set, can we use it as a high availability also? कि भाई एक नोड में पॉड नोड अगर का इश्यू हो जाए तो दूसरा पॉड एटलीस्ट रेडी रहे सर्व करने के लिए। फिर से रिपीट करना। जैसे आपने बताया डिमन सेट इज टू डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ पॉड ऑन इक्वल नंबर ऑफ नोड्स, राइट? हाँ तो 10 नोड्स है हाँ तो 10 हाँ, हाई पॉड्स में अवेलेबिलिटी रखेगा, कोई डिलीट होगा तो अपने आप लाएगा वो। ओके। हम्म।
सर स्टेटफुल से तो आप थोड़ा सा और डीप में एक्सप्लेन कर सकते हैं डेटाबेस के लिए कैसा यूजफुल होगा। स्टेटफुल डेटाबेस के लिए यूज होता है, क्योंकि देखो बाकी के जैसे कंट्रोलर हैं, ठीक है, हाँ। वो क्या करते हैं, वो ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे 3 पॉड है तो हाँ। ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ये तीनों पॉड इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद 3 ट्रैफिक आएगी तो एक इसको देगा, एक इसको देगा, इसको देगा। बट डेटा के बेस के केस में ऐसा नहीं करते हम। डेटाबेस के केस में हम एक बार में एक को एक्टिव रखेंगे, एक को पैसिव रखेंगे, है ना। पहले ये हाँ। एक्टिव रहेगा, सारी ट्रैफिक ये हैंडल करेगा, ये डाउन होगा तो ये आएगा फिर एक्टिव में। ठीक। क्योंकि अगर सारे एक्टिव रख दोगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई, एक कोई कस्टमर यहाँ से आके राइट कर रहा है, कोई यहाँ से आके डिलीट मार देगा नहीं तो। अच्छा, तो इंटरनल ऐसे के जैसे करते हैं हाँ, stateful। ठीक। तो स्टेटफुल सेट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो एक बार में एक ही से एक्टिव कनेक्शन बना के रखता है, ठीक है। ठीक है। चलो, तो कल से हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होगा। ओके। और जो इस बैच में सेपरेट क्यूबरनेटिस वाले हैं वो मेरे को एक बार पिंग कर लें, ठीक है। बाकी जो डेवऑप्स वाले हैं उनका नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होगा। और एक कुबरनेटिस डेवऑप्स का ये हो जाएगा कैसा अभी इतना, क्या बोल रहे हो? मतलब डेवऑप्स के लिए कुबरनेटिस यहाँ पे क्लोज है कि हाँ, और यहाँ पे कुछ है? क्लोज है। और किसी को डाउट है किसी को? नो। चलो, कल मिलते। थैंक यू। थैंक थैंक यू सर। यू, थैंक यू।